हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ मिलता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं कि हमारे एनिमी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स इस वीडियो में हमें कवर करने हैं वो हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ कैन वी अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, conditions that promote microorganism growth and prevention of food. These are the topics which we have to cover in this video. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज टाइनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो जीव जो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे लिविंग जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं ऑन एवरी सरफेस। क्लियर? फिलहाल इतना देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो हर जगह होते हैं लेकिन हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। क्लियर? उन्हें कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जब बात कर रहे हैं दैट इज़ वी नो कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमें कैसे पता चला कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, क्या होती हैं सेल्स? तो इसकी जो इन्वेंशन थी या डिस्कवरी थी वो की एक साइंटिस्ट ने, दैट वाज रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा इन अ कॉर्क। ठीक है, अब उन्होंने इस सेल को कॉर्क में देखा कैसे, है ना? तो उसमें हेल्प की वन अनदर साइंटिस्ट दैट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने इस तरह का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंडर रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा। इतना समझ में आ गया? अब जो ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने भी अपने इस माइक्रोस्कोप में एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ? दैट वाज बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। अब ये वर्ड माइक्रोस्कोपिक क्यों कह रहे हैं? वो माइक्रोस्कोपिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं ये केवल हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, खुली आंखों से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये डिस्कवरी हुई इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इनको स्टडी करने के लिए भी एक वैज्ञानिक आ गया है, दैट वाज लुईस पास्चर इन 1857। लुईस पास्चर को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बारे में स्टडीज़ करना, मीन्स उनके बिहेवियर में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? लुईस पास्चर को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको, इन्होंने ही बहुत सारी वैक्सीन्स का भी इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की है। वैक्सीन क्या होती हैं? वैक्सीन वो ओरल, ठीक है, वो ओरल या इंजेक्टेड आपकी दवाइयाँ होती हैं जो आपको किसी भी बीमारी से रेजिस्ट करने की पावर देती हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी को डेवलप करती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आपका आइस कोल्ड हो, हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो या मार्शलैंड्स हो। क्लियर? इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर अंदर भी पाए जाते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये एक पिक्चर एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे ऐसे नहीं होते हैं, ये दिस इज वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? ऑन एवरी सरफेस ऑफ द लैंड, इवन ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप की बात करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका बैक्टीरिया, रॉ शेप होता है। वायरस, इस तरह की शेप होती है इसकी। एल्गी, सब जानते हैं, सबने देखा है इसको।
प्रोटोजोआ एंड फंजाई। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। साइज इनका कितना होता है 0.0 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए एक बार। ये आपका बैक्टीरिया है, इसमें जो रेड कलर का है ये इसका कैप्सूल है जो इसको एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट येलो कलर की सेल वॉल है। थर्ड वन इज जो ग्रीन कलर का है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और जो ब्लू कलर का आपको लिक्विड फ्लूइड इसमें बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, यही साइटोप्लाज्म जब न्यूक्लियस ट्रू होता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है ट्रू न्यूक्लियस, तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो इसके सेल में ऐसे ही बिखरा हुआ है। सेकेंड वन जो इसमें सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, प्लाज्मिड्स हो गया, ये भी इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो पिलाई है, ये जो फ्लैजिलम है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लैजिलम है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम। ये क्या काम करते हैं, ये इसके मोशन में काम करते हैं। जो फ्लैजिलम है ये डीएनए मटेरियल भी अपने अंदर रखता है जिससे रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेल को आइडेंटिफाई करता है और फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो 0.15 माइक्रोन का होता है। जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है उसकी साइज क्या होती है 1.5 माइक्रोन। कुछ बैक्टीरिया हमारे एरोबिक होते हैं और कुछ एनएरोबिक होते हैं। अब एरोबिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एनएरोबिक कौन से होते हैं? जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। आई थिंक बैक्टीरिया के बारे में आप फैमिलियर हो गए होंगे। इसी पिक्चर एक बार और देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी शेप्स के बारे में कि टाइप्स में क्या कितने टाइप्स के होते हैं। जो हम टाइप की बात कर रहे थे कि बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। 4 में ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनको। सबसे पहला है आपका कोकाई, दूसरा है आपका बेसिलस, तीसरा है आपका स्फेरुलम और फोर्थ है आपका वेब्रियो। कॉकी जो है, कॉकी आपके स्फेरिकल होते हैं जैसे कि आपका पिक्चर बी, सी और डी में दिखाया जा रहा है, इस तरह के होते हैं। बेसिलस आपके रोड शेप होते हैं जैसे कि ए में दिखाया जा रहा है। स्फेरिकल आपके जिगजैग मोशन में होते हैं जैसे कि आपका ई, एंड वेब्रियो आपके कॉमा शेप होते हैं जैसे कि आपका एफ। क्लियर, आपको शेप समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज वायरस। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये बहुत 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 छोटे होते हैं जिनको आप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी नहीं देख पाते, जिनसे हम इजीली बैक्टीरिया देख पाते हैं। इसके लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये इसकी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको वायरस की। अब इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोटीन शेल से कवर रहता है। ठीक है ना, इन वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन शेल के अंदर कवर होता है। एंड वायरस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्रिएचर की तरह बिहेव करते हैं। जब ये किसी लिविंग क्रिएचर की बॉडी से बाहर होते हैं तो दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और जब ये किसी लिविंग क्रिएचर के इनसाइड होते हैं, बॉडी के इनसाइड एंटर कर जाते हैं तो दे बिहेव लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर, और ये वायरसेस जो हैं ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि आपने एक पहले डिजीज़ सुनी है बहुत ज़्यादा दैट इज़ HIV एड्स, है ना, HIV वायरस से होती है। और अभी जो हाल फिलहाल में जैसे हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अभी चल रही है दैट इज़ कोरोना, ये भी वायरस से हो रही है। ठीक है, तो दीज आर नोन एज वायरल डिजीज़। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये वायरस है ये ग्रीन कलर के होते हैं और प्लांट की तरह दिखाई देते हैं कि जैसे ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लेकिन इनमें ना तो लीव्स होती हैं ना रूट्स होती हैं। ठीक है, जो प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। अब नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब क्या है कि दे डजंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी मीन्स हेट्रोट्रॉपिक होगी। हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, दैट इज पैरासिटिक, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर होस्ट की बॉडी से ही न्यूट्रिएंट ग्रेन करते हैं। ठीक है, अगेन दे आर यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हुए होते हैं। वायरस के बारे में समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वायरस के। ये पोलियो का वायरस है आपका, ये टोबैको मोज़ेक का वायरस है। ये प्लांट में होता है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। जैसे पोलियो आपने देखा ही है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फंजाई। फंजाई क्या होता है, ये भी प्लांट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन अगेन इनमें भी लीफ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं प्लांट के। सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट अगेन वही आपका हेटरोट्रॉपिक होंगे, हेटरोट्रॉपिक है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। और एक जो आपका फंजाई है वेल नोन है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, देखा है सबने, दैट इज दिस, यानी कि क्या है ये, मशरूम। पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ये भी अपना जो न्यूट्रिशन है होस्ट प्लांट से लेते हैं, एंड अगेन यूनिसेलुलर होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंजाई। नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोटोजोआ। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं, सोलिटरी होते हैं या कॉलोनियल रहते हैं, तो अकेले रहते हैं या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। अब इन ये फ्री लिविंग भी हैं, यानी कि या तो अकेले ही सब अपने सारा जो लाइफ स्पैन है वो अकेले ही कर लेंगे, या फिर ये पैरासिटिक, यानी कि अपना खाना, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपना भोजन अपने आप ही ढूंढ ढांढ लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरासिटिक यानी कि अदर एनिमल के ऊपर भी सर्वाइव करें, ठीक है। दोनों तरफ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, या तो ये फ्री लिविंग कर सकते हैं, यानी कि अपने भोजन का इंतजाम अपने आप करें, या फिर पैरासिटिक हो जाते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर सर्वाइव करें। इनकी बॉडी फिक्स नहीं होती है, शेप इनकी बॉडी की, ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज करते रहते हैं, कभी ये ओवल हो जाते हैं, कभी स्फेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज प्रोटोजोआ। और एक प्रोटोजोआ जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो दैट इज अमीबा, है ना। हम जब आपने अमीबा पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि अमीबा की कोई परफेक्ट शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप को बदलता रहता है, एंड दीज आर नोन एज सूडोपोडिया, है ना। जो इसकी रेगुलर शेप्स होती है, ये पैर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, दैट इज सूडोपोडिया, जिनकी वजह से ये मूवमेंट करता है एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड करता है। सेकंड वन इज पैरामीशियम। पैरामीशियम अगेन आपका स्लिपर जैसा होता है एनिमल, स्लिपर के जैसा दिखाई देता है, एंड ये बाहर जो इसके ये आपको धागे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर सीलिया, एंड इनकी वजह से पैरामीशियम मूवमेंट करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा बेटा कि जब आप पानी कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज एल्गी, ठीक है। ये मोस्टली सभी बच्चों ने देखा होगा, आई एम श्योर। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, और ये एक लार्ज एरिया में लार्जली असेंबल करते हैं, ठीक है। और इसमें सीवीड्स और बहुत सारे सिंगल सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। अगेन इसमें क्लोरोफिल है, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस तो कर सकती है, लेकिन जो आपके प्लांट के जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्टैम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, या वेस्कुलर टिश्यूज हो गए, ये एब्सेंट होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, मीन्स आपके जाइलम और फ्लोएम, जो आपके फूड और वाटर को या अदर मिनरल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स तक ले जाने का काम करते हैं, वो उसमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एल्गी के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। हमारा सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं आपको पता है मोस्टली एक्ट करते हैं एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकाल कर मिट्टी में, सॉइल में मिक्सअप करना। दूसरा एक बहुत ही वेल नोन आपका बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, उनकी रूट्स की नोड्यूल्स में पाया जाता है। उसका काम क्या है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके आपके सॉइल में मिक्सअप कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये लेग्यूमिनस प्लांट है, और इसमें जो ये आपको आउटग्रोथ दिखाई दे रही है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नोड्यूल्स हैं, और इसमें ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। चलिए कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं बायोगैस की प्रोड्यूसिंग में भी, ठीक है। जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको आप एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, उसमें अपने आप ही बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। वो बैक्टीरियाज डिकम्पोजिंग का काम शुरू कर देते हैं एंड दे प्रोड्यूस बायोगैस। क्लियर, उस वेस्ट से वो बायोगैस को बनाने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हर्बीवोर्स में पाए जाते हैं, जो उनके स्टमक में पाए जाते हैं, और वो उन हर्बीवोर्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। आप सभी को पता है बच्चा कि जो प्लांट सेल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज अ
हार्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरह का कोई बैक्टीरिया या कोई इंस्ट्रूमेंट एक ऑर्गन नहीं बनाया गया है कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन हर्बीवोर्स एनिमल्स, क्योंकि आपको पता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, डिपेंड ही प्लांट पे रहते हैं, तो इनकी बॉडी में नेचर ने किस तरह का वायरस या बैक्टीरिया दिया हुआ है कि जो आप उनकी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया हैं जो हर्बीवोर्स के स्टमक में पाए जाते हैं, जो सेलुलोज के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज आपके एंटीबायोटिक्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मीन्स जो आपकी बीमारी है उनसे लड़ने के लिए दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अदर यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में काम आते हैं, जैसे विनेगर हो गया, एथेनॉल हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे हम दही जमाते हैं। दही कैसे जमती है? दही दूध में मिलने वाले एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के एक्शन की वजह से जमती है। जब मम्मी आपकी दूध को गर्म करती हैं, गुनगुना करती हैं, उसके बाद उसमें वो दही को ऐड करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि दही में जो प्रेजेंट उस समय आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो एक्शन शुरू कर देता है एंड इट फॉर्म्स मिल्क इनटू कर्ड। क्लियर? कुछ जो आपके बैक्टीरिया हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके बेकिंग इंडस्ट्री में भी, और उससे हम ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, फर्मेंटेशन का काम करते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यूजफुल फंजाइज की, यानी कि अदर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? ये भी डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं सॉइल में, एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाइयों को बनाने में काम करते हैं। ईस्ट भी आपका वेल नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, जो काम करता है या काम आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, ब्रेड इडली को बनाने में। ठीक है, मशरूम्स आपको पता है कि एडेबल फंजाई है, हम उसको खा सकते हैं, लेकिन सभी जो फंजाई हैं उनको हम नहीं खा सकते। ठीक है, मशरूम इज़ वन ऑफ द फंजाई दैट वी कैन ईट। सम जो हैं वो जो फंजाई हैं वो या आपके वो रिसर्चर वर्क के लिए काम आते हैं। ठीक है, उन पर रिसर्च की जाती है कि इनका मोड ऑफ बिहेवियर क्या है, मोड ऑफ हैबिटेट क्या है इनका, इस तरह का जो फंजाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस रिसर्च वर्क के लिए काम में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड वन है यूजफुल एल्गी। कुछ एल्गी जो एल्गी हैं वो आपका सिंपली एक्वाटिक एनिमल्स के लिए फूड होता है। ठीक है, आपको बताया भी था एल्गी जो क्या होता है, वो पानी में रहता है, जो सच उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का लेयर होता है पानी के ऊपर, दैट इज एल्गी। ठीक है, तो ये जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि जो फंजाई आपका एल्गी होता है, सॉरी, वो ग्रीन इन कलर होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करेगा मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा एंड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को रिलीज करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा। तो ये पानी में आपके ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स को हेल्पफुल रहता है। क्लियर? कुछ एल्गीज ऐसी भी हैं कुछ कंट्रीज में जो खाई जाती हैं, जैसे कि आपका रेड एल्गी। कुछ एल्गीज इस्तेमाल की जाती हैं पेस्ट बनाने में, जेलीज बनाने में। कुछ एल्गीज ऐसी हैं जो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन अमाउंट को बढ़ाती हैं, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। कुछ एल्गी सोर्सेज हैं हमारे कुछ एलिमेंट्स के, जैसे कि आयोडीन और पोटाश, जैसे कि आपका ब्राउन एल्गी हो गया। क्लियर? दिस इज पिक्चर ऑफ एल्गी। अगर आप एल्गी कहीं देखें तो समझ जाए कि दैट इज एल्गी। अब बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये हार्मफुल कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या हार्म पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्म करते हैं यानी कि वो बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। अब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, दैट इज पैथोजन। ठीक है, तो दीज आर पैथोजन्स। क्लियर? अब ये रो शेप आपको पता है कौन से हैं, ये आपके बैसिलस एंड दिस इज वायरस। क्लियर? तो पैथोजेंस क्या हो गए? पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कॉज डिजीजेस। क्लियर? चलिए, किस टाइप्स की डिजीज स्प्रेड करते हैं? 2 टाइप्स की है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज वो जो एक हेल्दी पर्सन मतलब एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है, मीन्स वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है। क्लियर? वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कि आपका फ्लू हो गया है ना, पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो गई? वो डिजीज जो एक पर्सन को है लेकिन अगर आप उसे कांटेक्ट में आते हैं, उसके सराउंडिंग में बैठते हैं तो आपको नहीं होती। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है लंग कैंसर। मान लीजिए अगर किसी पर्सन को लंग कैंसर है तो उसके साथ उठने बैठने वाले को ये लंग कैंसर
नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो उसकी बॉडी का इंटरनल डिजीज़ है। क्लियर। चलिए, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू, जो पानी हम पीते हैं उसके थ्रू, या फिर जो फूड हम खाते हैं उसके थ्रू। कब? जब हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं सिक पर्सन की, इन्फेक्टेड पर्सन की। ये आपके 4 रीज़न हो गए। एक तो एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या आप अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के तो आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर कर जाता है। ठीक है। और ये जो पैथोजन जो एंटर करता है इन मीडियम्स में से किसी के भी थ्रू, तो ये मीडियम्स कहलाते हैं आपके कैरियर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं भी कैरियर के बारे में। और आगे, पैथोजन्स हमारी बॉडी में डिजीज कैसे कॉज करते हैं? जैसे ही ये पैथोजन हमारी बॉडी में इनसाइड एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी सेल, और जब ये इन लार्ज नंबर हो जाते हैं तो ये डिजीज़ के जो आपके सिम्टम्स हैं उनको शो करने लगते हैं। क्लियर। कैसे कॉज करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय देमसेल्फ, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगेंगे बॉडी सेल के अंदर। ठीक है। और जब ये लार्ज नंबर में हो जाएंगे तो ये डिजीज़ के जो आपके सिम्टम्स हैं उनको शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन है जिसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये इसको कोल्ड हो रही है और स्नीज हो रही है, और ये ऐसे आपके जो एनवायरनमेंट है इसमें फ्रीली ऐसे ही आपका स्नीज कर रहा है, छींक रहा है। तो इसमें क्या है कि इसकी बॉडी में से जो आपके इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एयर में स्प्रेड आउट हो रहे हैं थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो जो उसकी मुंह और नाक से बाहर आ रहा है। मीन जो उसके आस पास की जो एयर है वो इन्फेक्टेड हो गई है विद वायरस। क्लियर। और जब इस वायरस में कोई हेल्दी पर्सन सांस लेगा तो वो वायरस उस एयर के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड हेल्दी पर्सन बिकम सिक। अब इनको बचाने का, इनको रोकथाम करने का क्या आपके पास तरीका है? दैट इज़ वन ओनली, कि आपके टीचर्स भी कहते हैं, आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे बच्चे कि जब आपको खांसी या छींक आती है तो आप अपने माउथ को और उसको कवर कर लीजिए। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि जो इन्फेक्टेड आपके जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि आपके वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में आपकी रिलीज होती हैं थ्रू योर स्नीजिंग कफिंग, वो बाहर ना जाए, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग्स में ना आपके फैल जाए, और दूसरा जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है फैमिली के वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। क्लियर। अब ये कैरियर्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में कैसे स्प्रेड होते हैं? ठीक है। ये कैरियर्स जो मैंने बताया था अभी आपको, कैरियर्स आर दो ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज द पैथोजेंस टू हेल्दी पर्सन, यानी कि जो पैथोजन होता है वो हेल्दी पर्सन तक कैसे जाती है, बीमारी कैसे जाती है। ठीक है। वो बताया था मैंने पैथोजन के थ्रू जाती है, लेकिन पैथोजेंस कैसे जाते हैं किसी हेल्दी पर्सन के पास तक? अब मान लीजिए एक आपको मलेरिया, सभी जानते हैं मलेरिया में क्या होता है। मलेरिया आपका जो फीमेल आपका एनाफिलीज मस्कीटो होता है उसकी बैटिंग से होता है। अब ये उसमें कहाँ पाया जाता है? मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो आपके एनाफिलीज मस्कीटो की लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है। तो जब ये एनाफिलीज मस्कीटो आपकी बॉडी में बाइट करता है तो क्या होता है कि वो जब लार उसकी जो सलाइवा है जब आपकी ब्लड के साथ मिक्सअप होता है तो वो जो पैथोजन होता है, यानी कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम जिसे हम कहते हैं मलेरिया का, वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है सलाइवा के साथ। ठीक है। तो पैथोजन जो था यानी कि जो प्लाज्मोडियम था वो किसके साथ में आया? वो आया मलेरिया के आपका जो एनाफिलीज मच्छर है उससे, है ना। तो जो एनाफिलीज मच्छर है वो मॉस्किटो जो है वो आपका मलेरिया का करियर है। ठीक है। वो कैरियर है मलेरिया को ले जाने वाला। समझ में आई? कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजेंस को हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कराते हैं, जैसे कि अभी ये एनाफिलीज मॉस्किटो हुआ। ठीक। चलिए कुछ और कैरियर्स के बारे में देख लेते हैं। एडीज मॉस्किटो डेंगू फैलाता है। रेबीज डॉग जो होता है वो रेबीज़ फैलाता है। रेबीज़ का जो इंडिकेशन है वो क्या होता है कि जैसे जो जिस पर्सन को रेबीज़ होता है मोस्टली ये जो डॉग मैड हो जाता है उसके काटने से होता है, उसको हाइड्रोफोबिया होने लगता है, मीन्स वो पानी से डरने लगता है। दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ रेबीज़।
तो इनको अभी आपने देखा बहुत सारा जो भी आपका डिजीज़ है मोस्टली वो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करना है कि उसको रोकने के लिए कि हमारे जो सराउंडिंग्स है उसको क्लीन रखें, जो आपके मॉस्किटोज़ की ग्रोथ है उसको ना होने दें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो डेंगू का मच्छर है यह साफ़ पानी में फैलता है, साफ़ पानी में ब्रीड करता है, तो अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। अब बात करते हैं उन डिजीज़ के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में कॉज करते हैं। ये टेबल है, इसमें देखिए आपको ह्यूमन डिजीज दिखाई दे रही हैं, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी किसके थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, और प्रिवेंटिव आपके मेजर्स यानी कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं। पहला आपका ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, एंड जो आपका प्रिजर्वेटिव मेथड है, प्रिजर्वेटिव दैट इज की पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में रखा, उसको अलग रखा जाए पेशेंट को। ऐसे मील्स वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलती है, एयर के थ्रू आती है, एंड अगेन प्रिवेंटिव मेथड इज जो आपका पेशेंट है उसको आइसोलेशन किया जाए। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, अगेन वायरल डिजीज़, एयर या कॉन्टैक्ट से फैलती है, और जो उसका प्रिवेंटिव में आपका मेजर्स है दैट इज जो पर्सन है उसको अलग रखा जाए सब पर्सन से अलग से, और एज के अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेशन दिया जाए। नेक्स्ट इज पोलियो, अगेन वायरल डिजीज़, अगेन एयर और वाटर से फैलती है, एंड जो प्रिवेंटिव आपके मेजर्स हैं वो सेम वही हैं कि पेशेंट्स को अलग रखा जाए सबसे और एज के अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेशन दिया जाए। कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर या फूड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एंड इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वही जो पेशेंट है उसको पर्सनल हाइजीन कराया जाए अच्छे से, और उसकी जो हैबिट्स हैं सैनिटरी की उनको इंक्रीज़ किया जाए, मीन्स हाथ को धोना और अपने आप को क्लीन रखना, इस तरह के जो सैनिटरी गुड हैबिट्स हैं उनको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वाटर के थ्रू फैलता है, एंड जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं कि जो पानी है उसको उबाल कर पिया जाए अच्छे से, अच्छा खाना खाया जाए, और दूसरा जो वैक्सीनेशन है अकॉर्डिंग टू एज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको दिए जाए। हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज़ है, वाटर के थ्रू फैलता है, और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसके कि पानी को उबाल कर पिया जाए, और अगेन वही वैक्सीनेशन। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटो के थ्रू, एंड आपको इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए या रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर। अब बात करते हैं उन डिजीज़ के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में फैलाते हैं। कौन सी हैं वो देख लीजिए। सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज़ है, एयर के थ्रू होती है, और जो आपका प्लांट है वो इस तरह से दिखाई देने लगता है उसका फ्रूट। सेकेंड, रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई से फैलती है, एयर सीड्स इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एंड जो आपकी व्हीट इस तरह का होता है इसमें येलो कलर के इसमें धब्बे धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, पैचेस दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा की, वायरल डिजीज़ है, इंसेक्ट के थ्रू फैलती है, एंड इसके लीव्स पर इस तरह की येलो कलर की लाइनें बन जाती हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने से कैसे रोक सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इनको रोक नहीं सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इनकी केवल हम ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है। कम कब करेंगे, जब हम जो हाइजीनिक हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे। जैसे कि कौन सी, अपने हाथों को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद अच्छे से वॉश करें। इवन जब स्पेशली जब आप टॉयलेट का यूज़ करते हैं तब तो 100% आप हमेशा अपने हैंड को वॉश करें, क्योंकि ये एरिया है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से ब्रीड करते हैं। क्लियर। दूसरा, जब आपको कफ या स्नीज हो तो अपने माउथ को कवर करें, जिससे कि जो माइक्रो आपके ऑर्गेनिज्म है डिजीज़ के वो आपके एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट ना हो। तीसरा, अपने आप को उस पर्सन के कांटेक्ट से दूर रखिए जो इस तरह की बीमारियों से इन्फेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट, जो फ्रेश फ्रूट्स नहीं हैं उनको मत ईट अप कीजिए, जो अच्छी तरह से पका हुआ खाना नहीं है उसको मत ईट अप कीजिए, क्योंकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस होने की जो आपकी परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। क्लियर। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, एनहेंस करती हैं, बढ़ावा देती हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है मॉइस्चर। जहाँ पर भी जिस फूड ग्रेन में, जिस फूड आइटम में आपके मॉइस्चर एंटर कर जाएगा वो इजीली अपॉर्चुनिटी है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रीड, उसमें
ब्रीड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पहला आपका कंडीशन हो गया दैट इज मॉइस्चर। दूसरा है कि अगर आप अपने फूड आइटम को, फूड जो भी आपका फूड है उसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख के छोड़ देते हो बहुत लंबे समय तक, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप से पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लैश ऑफ द एनिमल दिखाया जा रहा है। अगर इसको आप बाहर रख दे के छोड़ देंगे तो ख़राब हो जाता है ये। ऐसे आपकी मम्मी जब आटा लगाती हैं, ठीक है, तो आटा भी अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए यानी कि सुबह से लेकर शाम तक के लिए आप गर्मी के मौसम में बाहर रख दें, किचन में रख दें, तो क्या होता है वो फर्मेंट हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। तो अगर आप फूड को बाहर रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे तो भी ख़राब हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल की स्किन डैमेज है, ख़राब है ऊपर से, तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है, जिन फूड आइटम्स में आपका लो सॉल्ट होगा कंटेंट, लो शुगर कंटेंट होगा या लो एसिड कंटेंट होगा, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ईजिली ब्रीड करते हैं, आराम से पाए जाते हैं। अब फूड को प्रिजर्व कैसे करें, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोकथाम से कैसे रोका जाए, चलिए आगे देखते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका डिहाइड्रेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, और दूसरा है आपका यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फूड आइटम में से मॉइस्चर को, वाटर को रिमूव करना। और ये कैसे करते हैं हम, उस फूड आइटम को सनलाइट में रख के, जैसे कि आपकी मम्मा मसाले वगैरह पीसती हैं, आपका कोरिएंडर हो गया, चिली हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसको पहले वो धूप लगाती हैं, धूप में रखती हैं। क्यों रखती हैं, कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो तो नहीं हो पाती है खैर, जैसे मॉइस्चर अटैक करता है, एंटर करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप से डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि कुछ समय तक, बहुत लंबे समय तक रोका जा सकता है डिहाइड्रेशन के थ्रू। अगर उसे मॉइस्चर एंटर नहीं करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीड नहीं कर पाते हैं। पहला आपका हो गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड। सेकेंड वन है आपका लोइंग टेम्परेचर। ये लोइंग टेम्परेचर में जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ने की बजाय घट जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लो टेम्परेचर में। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रिज बनाया गया है। फ्रिज में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है, इसमें हमारा जो खाना होता है वो कुछ समय तक सही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर में एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं अपनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम किसी एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं, दो मेथड हैं इसमें, पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन। चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन में होता है कि आपका एक फूड है उसको एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है एंड फिर उसको एकदम से क्विकली कूल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म झेल नहीं पाता है एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आपके घरों में कौन सी एक्टिविटी है, जब आप दूध को बॉयल अप करते हो, है ना, जब दूध बॉयल करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड फिर वो क्विकली कूल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो दूध है वो ख़राब नहीं होता है। लास्ट है आपका स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो फूड है उसको लॉन्गर टाइम तक एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर। जैसे कि आप पानी को बॉयल करते हैं, पानी को जब बॉयल करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक, थोड़ा 5-10 मिनट तक बॉयल अप करते हैं उसमें, ठीक है, जिससे कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए। कुछ प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड कर सकते हैं हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट इज एडेड टू फूड टू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम दैट इज नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। कौन कौन से हैं वो, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आर सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस और ऑयल स्पाइसेस, ठीक है, ये हमारे घरों में मिलते हैं। क्लियर। जो आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं दीज आर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट्स, इस तरह का होता है पाउडर लाइक, सिट्रिक एसिड्स और सोडियम बेंजोएट। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।